बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर टुडेज लेसन। आज हमने जो चार प्रोसेसेस का इरादा है, वी डोंट नो, आई डोंट नो कि अभी कितना कवर होता है, बट डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, ये एक प्रोसेस है जो कि एग्जीक्यूटिंग में है, और दूसरा है मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज। ये दोनों बड़े छोटे से प्रोसेसेस हैं, इंशाल्लाह आप बड़े जल्दी से कर लेंगे। तो uh, ये वो काम है, अगर एक जस्ट जस्ट एज अ रिमाइंडर, मैंने आपको कहा हुआ है कि ये जो इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर का नॉलेज एरिया है, और इसके अंदर हम अब बाकी जितने भी नॉलेज एरियाज में जो काम हो रहा होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंट प्लान्स एंड बेसलाइंस बनाई, एंड उन प्लान्स और बेसलाइंस को इंटीग्रेट करके हमने एज अ वन सिंगल होल एक डॉक्यूमेंट बनाया, जिसको हमने कहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है ये हमारा। बिल्कुल इसी तरह प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम हो रहा होता है, लाइक अगर मैं कह रहा हूँ मैं टीम मेंबर्स को एक्वायर कर रहा हूँ, टीम मेंबर्स को ट्रेन कर रहा हूँ, टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट के ऊपर रिपोर्ट्स भेज रहा हूँ, कम्युनिकेशन के अंदर मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, मैं रिस्क को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और उसके अलावा स्टेक होल्डर्स को इंगेजमेंट हो रही है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली सम अप होती हैं ऊपर आके डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में। जो प्रोजेक्ट का काम है, ये जो टीम मेंबर्स हैं वो इसी जगह काम कर रहे हैं, ये जो रिपोर्ट्स कम्युनिकेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये भी इसी जगह पे है, जो क्वालिटी मैनेज हो रही है ये भी इसी जगह पे है। और फिर इससे हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लेसन लर्न वो निकल रहे हैं, वो ज़ाहिर है यहाँ पे हो रहा होगा। सो ये अगेन एग्जीक्यूशन के अंदर जो इंटीग्रेशन पार्ट है, जिसके अंदर हम नीचे जो कुछ हो रहा है उसको यहाँ पे सम अप करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर भी हमारे दो प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस ये है कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि जितने भी कंट्रोल प्रोसेसेस हैं, हर कंट्रोल प्रोसेस के इनपुट पे एक वर्क परफॉर्मेंस डाटा आता है, और वर्क वर्क परफॉर्मेंस डाटा कहाँ से निकलता है? वो डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क से निकलता है। जहाँ पे काम हो रहा होता है वहाँ पे परफॉर्मेंस का डाटा आता है कि आज ये एक्टिविटी हो गई, आज ये स्टार्ट हो गई, इतने लोग आ गए, ये मटेरियल हो गया, फला डिलीवरेबल बन गया, एंड सो ऑन। एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, एक खत्म हुई है, ये सब का सब वर्क परफॉर्मेंस डाटा निकलता है। अब वो वर्क परफॉर्मेंस डाटा स्कोप से रिलेटेड भी हो सकता है, वो वर्क परफॉर्मेंस डाटा स्केड्यूल से रिलेटेड भी हो सकता है, इसी तरह कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है, क्वालिटी से रिलेटेड हो सकता है, एंड सो ऑन। ये जितना भी वर्क परफॉर्मेंस डाटा है, ये हर रिस्पेक्टिव कंट्रोल प्रोसेस के अंदर, लाइक स्कोप से रिलेटेड डाटा कंट्रोल स्कोप प्रोसेस के अंदर, हम इसको प्लान से कंपेयर करते हैं कि यार हमारा प्लान या बेसलाइन क्या था, और ये डाटा क्या कहता है। जो इस वक्त लेटेस्ट डाटा आया है उसके मुताबिक हम प्लान से कितना आगे या कितना पीछे हैं, और उसके नतीजे में मेरे पास यहाँ पे वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन बनती है। तो हर प्रोसेस से, कंट्रोल प्रोसेस से एक वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन निकलती है, जो कि उस पर्टिकुलर नॉलेज एरिया से रिलेटेड है। सो जितनी भी ये डब्ल्यूपीआईज आएंगी, अगेन जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर उन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करेगा यहाँ पे। ये मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क में आप सारे का सारा वर्क मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हो, जबकि यहाँ पे इंडिविजुअल नॉलेज एरियाज मॉनिटर कंट्रोल हो रहे थे। सो जब मेरे पास सारी डब्ल्यूपीआईज आ जाती हैं, तो उस वक्त प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे मैं उन सारों को एवेलुएट करता हूँ, और फिर यहाँ से मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो, सॉरी, जो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट होती हैं। और इसी तरह पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कहीं से भी चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट हो, चाहे प्लानिंग के अंदर हो, चाहे एग्जीक्यूटिंग के अंदर हो, चाहे इवन इनिशिएटिंग के अंदर हो, चाहे इवन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर हो, वो सारी की सारी चेंज रिक्वेस्ट आती हैं, और वो आती हैं परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में। सो अगेन ये आपको फिर एक इंटीग्रेशन फंक्शन जो है वो नजर आ रहा होगा। अच्छा, एक इसके अलावा जैसे मैंने डब्ल्यूपीडी बताया आपको, कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट्स हैं, इस बड़ी पिक्चर पे आपको जरा बेहतर समझ आएंगे। इन चारों प्रोसेसेस में हम थोड़ा थोड़ा करेंगे उनको डिस्कस। एक तो ये कि अगर मैं आपको कहूँ जहां पे मेरा काम हो रहा होता है, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क जिस जगह पे हो रहा है, उस जगह पे मुझे इनपुट पे क्या चाहिए होगा। मैंने क्योंकि प्रोजेक्ट का काम करना है, तो डेफिनेटली जो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया है, उस प्लान को, उन बेस लाइंस को सामने रख के मैंने प्लान करना है, और सॉरी मैंने काम करना है। सो वो प्लान मेरा रेफरेंस के तौर पे एक्ट करता है, और मैं उस प्लान को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट का वर्क है वो इस जगह पे हो रहा होता है। सो वो वर्क कैसे होगा? प्लान एंड बेसलाइन के मुताबिक होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल है, इसके अंदर से कुछ चेंजेस अप्रूव होके आ रही होंगी। जब यहाँ से चेंज अप्रूव होती है ना, तो उस वक्त आज हम पढ़ेंगे, आज या कल, जब भी मतलब आज इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो ये कि आज ही हम इसको करें। तो वो जो चेंज रिक्वेस्ट
जब हम अप्रूव कर रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यार इस चेंज का मेरे मैनेजमेंट प्लान के अंदर या मेरे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर भी कोई चेंजेस या रीप्लानिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे हम रीप्लान कर लेते हैं और रीप्लान होने के नतीजे में मेरे प्रोजेक्ट प्लान या बेसलाइन्स या डॉक्यूमेंट अपडेट होते हैं। तो ये भी यहाँ पे एज़ एन इनपुट आएँगे। अब जब ये आएँगे तो होगा ये कि अब मैं प्लान का वो हिस्सा जो चेंज हो गया हुआ है, अब मैं उस चेंज प्लान के मुताबिक यहाँ पे अपना काम एग्ज़ीक्यूट करूँगा। सो वर्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एक मेजर इनपुट है और दूसरा यहाँ से जो अप्रूव चेंजेज़ आ रही हैं वो मेजर इनपुट है। अच्छा, आउटपुट पे क्या होगा? 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि जहाँ पे काम हो रहा होता है, हम वहाँ से चीज़ें मतलब 3 आउटपुट तो लाज़मी निकलेंगे। एक ये है कि इश्यूज़ आएँगे, कोई ना कोई इश्यू आएगा। तो एक मेरे पास इश्यू लॉग इधर से निकलेगी। ठीक है? जहाँ पे काम हो रहा होता है, बार-बार आपको कहता रहा हूँ थ्रू आउट दिस कोर्स, जहाँ पे काम हो रहा होता है या जहाँ पे लोग आपस में डील कर रहे होते हैं, वहाँ पे इश्यू जो है ना वो आता है। तो इश्यू लॉग यहाँ से जनरेट होगी, लेकिन वो अपडेट दूसरे प्रोसेसेस में भी होगी। ज़ाहिर है, मैंने आपको कहा लोगों के भी इश्यूज़ आएँगे, टीम मेंबर्स के, प्रोक्योरमेंट के एंड सो ऑन। तो वो इश्यू जो है ना वो अपडेट ज़रूर होंगे। अच्छा, लेकिन फर्स्ट टाइम इश्यू लॉग मेरे पास यहाँ पे आती है। नंबर 2, जो दूसरी चीज़ आ रही है मेरे पास वो क्या है? वो है अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वर्क परफॉर्मेंस डाटा। जो मेरा काम हो रहा है जहाँ पे प्रोजेक्ट का वर्क हो रहा है तो उस वर्क से रिलेटेड डाटा जनरेट होगा। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे एज़ एन आउटपुट आएगी वो आएगी डिलिवरेबल्स। जो आइटम्स या डिलिवरेबल्स बनते चले जाएँगे, प्रोजेक्ट के ऊपर काम होगा तो मेरे डिलिवरेबल्स कंप्लीट होंगे। वो जब डिलिवरेबल्स कंप्लीट हो जाएँगे तो आपको याद होगा हम उसको कंट्रोल क्वालिटी के अंदर इनपुट के तौर पे लाएँगे और यहाँ पे क्वालिटी वाले उसको इंस्पेक्ट करेंगे कि ये डिलिवरेबल्स ठीक बने या नहीं बने, और अगर वो उसको अप्रूव कर देते हैं तो हम कहते हैं अब हमारे डिलिवरेबल वेरीफाई हो गए हैं। अब हम इसको कस्टमर को बुला के वैलिडेट स्कोप में उनको वैलिडेट करवा लेते हैं। सो ये 3 आउटपुट्स यहाँ पे लाजमी जहन में रखिएगा। दूसरा है यहाँ पे प्रोसेस मैनेज एंड प्रोजेक्ट सॉरी मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज। प्रोजेक्ट के ऊपर जितना भी नॉलेज यूज़ होता है या जितना भी नॉलेज क्रिएट होता है, वो दोनों हम इसमें करते हैं। एक्चुअली प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट्स पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटेंसिव किस्म का आप कह लें कि नॉलेज जो है ना आपको रिक्वायर्ड होता है। आप सोचें कि हर हर इवन बाकी तो मैं अगर छोड़ दूँ, सिर्फ़ स्कोप से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स मुझे गैदर करनी है, आप सोचें कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ही सिर्फ़ अकेली वो कितनी आपको चाहिए होंगी। तो अब इसमें जो नॉलेज हम यूज़ करते हैं, पुराना नॉलेज, तो वो आपको पता है कि हम पुराने प्रोजेक्ट्स का जो लेसन लर्न्ड है, उस नॉलेज को हम यूज़ करना चाहेंगे, एक बात। दूसरी बात, हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो कुछ हो रहा है, वी वुड लाइक कि यार इसकी एक इंटीग्रेटेड जो है ना मेरे पास पिक्चर आती रहे। एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई वुड लाइक कि मेरे पास सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आए। ठीक है? अब 2 वर्ड हैं यहाँ पे, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर तक। लेकिन मैं उस नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन को देखना चाहूँगा। आई शुड बी इन क्लियर पिक्चर, स्कोप में क्या हो रहा है, क्वालिटी में क्या हो रहा है, टीम्स मेंबर्स कहाँ पे हैं, कौन-सा टीम मेंबर आया है, कौन-सा गया है, प्रोक्योरमेंट की क्या सूरत-ए-हाल है, रिस्क कौन से अकर हुए हैं, पैसा कहाँ पे चाहिए, मशीनरी कहाँ पे चाहिए, इक्विपमेंट कहाँ पे चाहिए, स्टेक होल्डर्स कोई मुँह बना के तो नहीं बैठा हुआ है एंड सो ऑन। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे किसी जगह पे आनी चाहिए। और पीएमआईएस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि वो हर तरह की इंफॉर्मेशन को एक जगह पे इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है? सो प्रोजेक्ट के ऊपर जो नॉलेज है वो मैं पुराने प्रोजेक्ट का नॉलेज, यानी कि ओपीएस के अंदर जो लेसन लर्न्ड है और दूसरे नॉलेज बेसिस वो कहाँ से मिलते हैं, अगेन वो भी पीएमआईएस पे ही मैं लेता हूँ। पीएमआईएस जो है ना, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक सिस्टम चल रहा होता है और कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको पुराने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाटा चाहिए होगा तो आप इसके अंदर से रिट्रीव कर सकते हैं उसको। और इसी तरह आपके प्रोजेक्ट का डाटा भी इस जगह पे मौजूद होता है और वो दूसरे प्रोजेक्ट्स जो पैरेलल में चल रहे हैं वो आपसे ये इन्फॉर्मेशन या ये नॉलेज जो है वो लेते रहते हैं। अच्छा, अब ये जो पुराने प्रोजेक्ट से नॉलेज लिया, मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो नॉलेज जनरेट हो रहा है साथ के साथ, वो मैं अपने लेसन लर्न्ड रजिस्टर में भी लिखूँगा और अदरवाइज़ जितना भी इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, वो भी मैं इस पीएमआईएस का पार्ट बनाऊँगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे एक बड़ा मेजर आउटपुट मेरे पास निकलता है जिसको हम लेसन लर्न्ड रजिस्टर कहते हैं।
ठीक है? सो ये मेरे पास कुछ मेजर आउटपुट्स थे, या आप कह लें कि इन चीज़ों को आपस में हम रिलेट कैसे करते हैं चारों प्रोसेसेस को, दैट आई हैव टोल्ड यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट प्रोसेस, जिसको हम डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। देयर इज़ नथिंग मच टू लर्न इन दिस, एक्सेप्ट कि आपको ये पता हो कि यार प्रोजेक्ट मैनेजर का ये नॉलेज एरिया है, और प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम है कि वो लोगों को इसमें जब काम हो रहा हो तो वो लोगों को लीड करे, वो लोगों को बताए कि यार इस तरह काम करना है, दिस इज आवर प्लान, उस पे सबका एग्रीमेंट होना चाहिए कि यार इस तरह हम काम करेंगे, ये डिसाइड हुआ था प्लान के मुताबिक। कोई रोड ब्लॉक्स आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको रिजॉल्व करता है ऑब्वियसली। अच्छा, उसके बाद टीम को मैनेज करना और उनको एंगेज रखना प्रोजेक्ट के ऊपर। देन हर वक्त ये देखते रहना कि हम किस तरह काम को ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। जो डब्ल्यूपीडी गैदर होता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो हम करते हैं। इशू लॉग अगेन उसको हम इसके अंदर अपडेट करेंगे, चेंजेस कोई करनी है तो वो करेंगे, और फिर जो अप्रूव्ड चेंजेस आ रही है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली इंटीग्रेट करता है एग्जीक्यूटिंग वर्क को इनटू अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। प्रोक्योरमेंट वाले अपने काम कर रहे हैं, रिस्क वाले अपने काम कर रहे हैं, लेकिन उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करवाना, उन सबको इंटीग्रेट करवाना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है, और ये डायरेक्टेड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क के अंदर होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का यहाँ पे एक ख़ास किस्म का रोल है, वो लोगों को लीड करेगा, वो लोगों को फैसिलिटेट करेगा, वो लोगों को डायरेक्ट करेगा, वो लोगों को मोटिवेटेड रखेगा, वो लोगों को एंगेज करेगा ऑन टू द प्रोजेक्ट वर्क, वो लोगों के मसले हल करेगा, उनको फैसिलिटेट करेगा, जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको रिज़ॉल्व करने में। सो प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ रिस्पांसिबल एक्चुअली फॉर दिस ओवरऑल कंडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। और यहाँ पे लिखा हुआ है मसलन मीटिंग्स करेगा, मीटिंग्स के अंदर टेक्निकल डिस्कशन भी होगी, रिपोर्टिंग भी, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग भी होगी, जो इश्यूज आएंगे उनको भी हम देखेंगे। मेक श्योर स्टेक होल्डर्स जिनका स्कोप इंक्लूड नहीं किया, उनको रीजन पता हो कि भाई हम आपका स्कोप क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे। वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम, हम इसके बारे में थोड़ी देर फिर थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। इसमें लोगों को ये पता हो कि भाई टीम मेंबर्स को भी, और उन फंक्शनल मैनेजर्स को या रिसोर्स मैनेजर्स को जिनसे मुझे अगले हफ्ते, लेट्स से 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद रिसोर्सेज चाहिए, उन्हें मैं रिमाइंडर कराता रहता हूँ कि सर वो मुझे आपको याद है ना नेक्स्ट वीक में हमारा ये एक्टिविटी शुरू हो रही है। या जिन फंक्शनल मैनेजर्स या रिसोर्स मैनेजर्स के दफातर में जाके मैंने तोड़-फोड़ करनी है, उनका काम डिस्टर्ब होगा उसकी वजह से, उनको बता दूँगा सर नेक्स्ट वीक बस आपको मैं एक दफ़ा रिमाइंडर दे दूँ कि हमारा आपके ऑफिस में हमें थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, जैसे हमने प्लान के अंदर डिस्कस किया था, तो बस आप अकॉर्डिंगली उसको स्केड्यूल कर लीजिएगा। इसी तरह कोई रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं तो उनको हटाना, टीम को हेल्प करना, प्रोसेसेस को बेहतर से बेहतर बनाना, फिर दूसरे डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे अभी मैंने कहा कि उनको अपडेट करना कि आपका काम कैसे इफ़ेक्ट होगा। इसके अलावा डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क का एक और भी मतलब एस्पेक्ट है जो एग्जाम के लिए आपको पता हो। वो ये है कि हम जनरली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम एज अ होल पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। ठीक है? हम सिर्फ प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं एज अ होल। लेकिन ये जो इंडिविजुअल नॉलेज एरियाज हैं, हम उसका एस्पेक्ट नहीं सोचते। प्रोजेक्ट मैनेजर को जब ना कॉस्ट की एक बात आती है, तो बहुत भी हो तो वो स्कोप, कॉस्ट और क्वालिटी तक रहता है। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज और आते हैं जो आप में भी आपका फोकस ना हो। मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। अभी मतलब विद माय वर्क, जो मुझे अभी एक एक्सपीरियंस हुआ। हमारे पास मतलब हम ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे यूनिवर्सिटीज के अंदर फॉर लास्ट 6 मंथ्स और 7 मंथ्स, जब से कोरोना का इशू हुआ है। अच्छा, अभी 4 वीक्स या 3 वीक्स पहले यूनिवर्सिटी डिसाइडेड कि ये जो नए बैच आ गए हुए हैं उनको 4-4 हफ्ते हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल वी डिडंट हैव एनी इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। मतलब लाइव इंटरेक्शन, ना स्टूडेंट्स से हमें देखा हुआ है ना हमने उनको देखा हुआ है। एंड देयर आर ऑब्वियसली ऑल द टाइम देयर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जिनको बोर्ड पे आप थोड़ा बेहतर तरीके से समझा सकते हो। तो इंस्ट्रक्टर्स ने और टीचर्स ने भी, स्टूडेंट्स ने भी रिक्वेस्ट की हुई थी यूनिवर्सिटी को कि अब थोड़ा सा चीज़ें ईज़ आउट हो गई हैं। तो अब ये सेकंड वेव आने से पहले की बात है, तो लेट्स हैव सम ऑन कैंपस क्लासेस। अच्छा, उसमें ऑन कैंपस क्लासेस हुई, और वहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ आए, बट मैं अभी जो एक स्पेसिफिक इश्यू की बात बता रहा हूँ कि कैसे
एक एलिमेंट जो है ना आप अगर इग्नोर कर दें तो दूसरे मतलब जब आप एक डिसीजन लेते हैं तो आपको एज अ होल हर नॉलेज एरिया को अलग अलग से देखना होता है। अब क्या हुआ कि मैं एक क्लास को पढ़ाता हूँ और मैं उस क्लास को पढ़ाता हूँ संडे वाले दिन, लेट्स से 2 टू 5 पीएम। ठीक है जी। अब वो क्लास उसी क्लास को एक और टीचर सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक पढ़ाते हैं। दरमियान में ये 1 घंटे की ब्रेक है, लंच ब्रेक। अच्छा, अब जब हमारी ऑन कैंपस 3-3 4-4 क्लासेस हो गई और अगेन ये सेकंड वेव आई तो यूनिवर्सिटी डिसाइडेड कि अगर तो आपकी कोई लैब वगैरह है या बहुत ज़रूरी है, तो आप जो है ना ऑन कैंपस क्लास रख लें, अदरवाइज़ आप ऑफ कैंपस क्लास कर दें, यानी कि ऑनलाइन कर दें इसको दोबारा से। सो अगेन उन्होंने हमसे डाटा माँगा और मैंने बताया जी कि मेरी ये जो 2 से 5 वाली क्लास है, ये आप ऑनलाइन कर दें। आई डोंट नीड एनी मोर मतलब ऑन कैंपस क्लासेस, तो लेट्स कंसीडर अबाउट द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो टीचर है इन्होंने कहा कि जी मेरी ऑन कैंपस क्लास करा दें। नाउ यू सी उन्होंने एक आगे यूनिवर्सिटी ने एक खास एंगल से चीज़ों को देखा और एक खास एस्पेक्ट दिया देखा कि जी हम अपनी टीम मेंबर्स से इनपुट ले लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि यार किन को ऑन कैंपस परमिट करना है किन को नहीं करना। एंड यू नो दे परमिटेड दिस टीचर टू टेक एन ऑन कैंपस क्लास एंड मेरा ज़ाहिर है उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। नाउ सी अगर तो इफ़ेक्ट सिर्फ़ इतना ही कंसीडर करना होता। अब उन्होंने कहा अच्छा क्लासरूम कितने चाहिए होंगे, वो अपना प्लानिंग पूरी की। बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स चकवाल, पेशावर, मरी और इस्लामाबाद और पिंडी से सुबह 10 बजे पहुँचेंगे कैंपस में, 1 बजे उनकी क्लास खत्म होगी। उसके बाद दे विल रश बैक टू देयर होम्स और वहाँ पे जाके वो 2 से 5 मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे। यू सी ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट के सारे एस्पेक्ट्स की तरफ नहीं सोचते हो इंडिविजुअली, रिसोर्सेज को क्या इफेक्ट होगा, स्केड्यूल को क्या इफेक्ट होगा, फैसिलिटीज को क्या इफेक्ट होगा, स्टेक होल्डर्स कैसे इफेक्ट होंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे इफेक्ट होगी, ट्रांसपोर्ट कैसे इफेक्ट होगी, कॉस्ट कैसे होगी, अगर आप इस तरह नहीं सोचते हो तो डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट के ऊपर मिसमैनेजमेंट होगी। ठीक है, अब ये एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल आपको नजर आ रही है कि इंडिविजुअल नॉलेज एरियाज को आपको पढ़ाया ये इसलिए गया है कि आपके ज़हन में हो कि यार वो कौन-कौन से, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि नॉलेज एरिया क्या है? बेसिकली नॉलेज एरिया एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स का नाम है। स्केड्यूल प्रोजेक्ट का एक एस्पेक्ट है, ऑब्जेक्टिव कह लें या एस्पेक्ट कह लें। इसी तरह बजट है, स्कोप है, रिस्क एंड सो ऑन। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को एज़ अ होल ये फ़ोकस रखना होता है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में कि यार वो सारी चीज़ों को का कंबाइंड इफ़ेक्ट देखे और सारी चीज़ों को पर अलग से उसका एनालिसिस भी करे कि मेरी किस-किस एलिमेंट पे वर्क के एलिमेंट पे कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम्स आएँगे और एक जगह को एक तार को छेड़ने से कौन-कौन से तार छिड़ जाएँगे, ठीक है? मीन्स कोई एक नॉलेज एरिया इफ़ेक्ट होगा तो उसकी वजह से कितने नॉलेज एरियाज़ और होंगे, इफ़ेक्ट होंगे। इसके लिए पीएमआईएस इज़ अ वेरी गुड टूल। ये पीएमआईएस आपको ओवरऑल एक पिक्चर देता है और आपको एक डिसीजन मेकिंग में आप कहने कि एक आपका कंप्लीट डैशबोर्ड है जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है और यू वुड लाइक कि यार ये इस तरह मैं इन चीज़ों को देखता रहूं, मुझे पास एक कंप्लीट पिक्चर आती रहे पूरे प्रोजेक्ट की और मैं अगर एक चीज़ मूव करता हूँ देखता हूँ और तो मुझे पीएमआईएस फैसिलिटेट करता है कि यार इसका इस पे ये इफेक्ट आएगा, इस पे ये इफेक्ट आएगा, इस पे ये इफेक्ट आएगा। सो पीएमआईएस के अंदर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। एक scheduling का सॉफ्टवेयर हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, शेयर्ड वर्क प्लेस स्पेसेस फॉर फाइल स्टोरेज, जैसे मैं कोई गूगल ड्राइव बना लेता हूँ, कोई कॉमन इस तरह कोई डेटाबेस है जिस पे हम चीज़ों को वो कर रहे हैं। एक ही जगह इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, लोग वहाँ से कॉपीज़ एक्सेस एक्सेस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वर्क ऑथराइज़ेशन का सॉफ्टवेयर इसके अंदर है, टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और इसी तरह हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी इसी के अंदर है। दैट मीन्स आपके प्रोजेक्ट की भी सारी इन्फॉर्मेशन, पुराने प्रोजेक्ट्स की भी सारी इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा जो डिफरेंट टूल्स चाहिए कि अच्छा यार अब ये वाला काम शुरू करा दो, ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, अगली एक्टिविटी को बता दो एंड सो ऑन। तो ये सारे का सारा मुझे एक कंबाइंड ओवरऑल एक पिक्चर मिल जाती है। अच्छा, अब वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम के बारे में वी हैव कवर्ड इन डिटेल और पूरे कोर्स के दौरान भी हम इसको पढ़ते रहे हैं। सो मैं और ये एग्जांपल भी आपको देता रहा हूँ कि एक बड़े प्रोजेक्ट पे वी जस्ट कांट डू दैट, ये वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम के बारे में कि यार
हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना, उसने कोई 300 लोग जो है वो साइट पे डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं, और एक प्लम्बर जो है ना पहले प्रोजेक्ट मैनेजर के ऑफिस में आएगा और कहेगा कि सर मुझे इजाज़त है मैं फलां एक्टिविटी कर लूँ। ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट आप एक वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम बनाते हैं, और ये वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम क्या करता है कि जब एक एक्टिविटी कंप्लीट होती है, उसके नतीजे में जो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है उसका एक अप्रूवल आपको मिल जाता है, और वो नेक्स्ट टीम मेंबर्स जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको एक तरह से ऑथराइजेशन मिल जाती है कि नाउ यू कैन डू दिस, नाउ यू कैन स्टार्ट दिस। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि आपके ऑफिस के अंदर भी अ, अगर अगर आप पेपरलेस इन्वायरमेंट या इस तरह का कोई सिस्टम आपने बनाया हुआ है कि आप सिस्टम पर अपनी एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन सिंपल, ठीक है, वो आप फिल इन करके भेजते हो। अब वो आपका जो इमीडिएट सुपरवाइज़र है, इमीडिएट मैनेजर है, वो लेट्स से रिकमेंड करता है, और उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड हो जाती है, फाइनल बॉस जो भी डायरेक्टर है उसने उसको अप्रूव करना है लेट्स से। तो अब ये जब तक ये साहब रिकमेंड नहीं करते, ये साहब अगला बटन या अप्रूवल जो है ना वो नहीं दे सकते। ये वर्क ऑथराइज़ नहीं हो सकता जब तक कि पिछले वाला काम ना कंप्लीट हो जाए, ठीक है? सो आपको होगा कि बाज़ दफ़ा वो थंब इम्प्रेशन के तौर पे इसी तरह आप जाएँ ये जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जो मतलब मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, वहाँ पे अगर आपको प्लॉट प्लॉट ट्रांसफ़र करना हो तो आप क्या करते हो, इस तरह वहाँ पे विंडो पे जाते हो, एक विंडो जो है ना वो आपका फर्स्ट काम करती है और थंब इम्प्रेशन वगैरह लेगी, दूसरी विंडो जो है ना वो आपके सिग्नेचर्स वगैरह लेट्स से लेगी, तीसरी पे आपको फाइल डॉक्यूमेंट मिल जाएँगे एंड सो ऑन। इसी तरह आप पासपोर्ट पे बनाते हो, इसी तरह आप आईडी कार्ड बनाते हो। तो उसमें एक पर्सन जब तक अपना फर्स्ट काम कंप्लीट नहीं कर लेता, नेक्स्ट ऑथराइज़ नहीं होता कि वो अगला एक्शन ले ले। तो इस तरह का वर्क ऑथराइज़ेशन सिस्टम, अब इसको आप एक्सपेंड कर लें एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए खुद ही। अच्छा, अब वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज़ पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली। इनिशियली मैं बिगिनिंग में जब व्हेन आई स्टार्टेड दिस कोर्स, तो मैं शुरू में ज़ाहिर है ये पढ़ाता इसी तरह था कि इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया पहला नॉलेज एरिया, तो इसी को मैं पढ़ाता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि जब तक आपको बाकी चीज़ें ना पता हों, जैसे अब आपको वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम इतनी दफ़ा आपने सुन लिया हुआ कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर होंगी। अच्छा, इसी तरह डब्ल्यूपीडी के बारे में आप जान चुके हैं, करेक्टिव एक्शन, डिफेक्टिव पेयर के बारे में आप जान चुके हैं एंड सो ऑन। तो इसलिए अब मैं इसको बाद में पढ़ाता हूँ। लेकिन इनिशियली जो ये हैंडआउट्स या स्लाइड्स बनी हुई हैं, ये एग्ज़ैक्टली रीटा के उसी पैटर्न पे बनी हुई हैं। तो देयर इज़ लॉट लॉट ऑफ डिटेल इन इट। लेकिन ये सारी डिटेल ऐसी नहीं है कि जो आपको पता ना हो, ठीक है? आप इसमें से कोई भी लाइन पढ़ेंगे, तो देयर वुडन्ट बी एनीथिंग जो आपको पहले से ना पता हो। तो मैं आपको इस वक़्त बड़ा क्विकली उतने पॉइंट्स ज़रूर हाइलाइट करूँगा, जिनको आई थिंक कि अब आपको फाइनल स्टेज पे आके एक कंसोलिडेटेड समरी सी जिनकी चाहिए, बाकी डिटेल आप पढ़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको रैंडमली लेता हूँ कि ये जो वर्क ऑथराइज़ेशन का ये कंपनी वाइड सिस्टम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई, ठीक है? अच्छा, अब एग्ज़ाम के अंदर जो पीएमआईएस हो गया या वर्क ऑथराइज़ेशन सिस्टम है, इसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन एक आधा ही आएगा। लेकिन अ, ये आपको मे बी 4 से 5 और क्वेश्चंस ऐसे हों जिसमें ये वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम नीचे या तो इसका कहीं ज़िक्र आ जाए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, या फिर ये ऑप्शंस के तौर पे कहीं न कहीं आपको नज़र आ जाए। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। सिर्फ़ एक आधा क्वेश्चन इसका आता है और यू ऑलरेडी नो दैट, जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी दैट इज़ इनफ। अच्छा जी, अब अब ये जो मेरे पास सॉरी यहाँ पे एक था। हमने ये कह ही ये रहे हैं कि यार जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर एक ब्रॉडर पिक्चर रखता है अपने माइंड में, और इस ब्रॉडर पिक्चर के अंदर वो लोगों को भी अपडेट रखता है कि भाई अब ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, ये करनी है, अब ये हो गया, इतना हो गया। तो वो स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म्ड एंड एंगेज रखता है, और पीएमआईएस उसको हेल्प करता है इस चीज़ में, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती है। अब ये जो अपडेट्स उसने सॉरी देने होते हैं, वो तो कुछ रिपोर्टिंग के तहत हो जाते हैं, कुछ मे बी पीएमआईएस के ज़रिए उनको पता चल जाए। लेकिन इसके अलावा आप मीटिंग्स भी करते हैं, स्टेक होल्डर जो प्रोजेक्ट मैनेजर अपने टीम मेंबर्स को, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, फंक्शनल मैनेजर्स के साथ मीटिंग भी करता है, और उनको अपडेट करता रहता है। अब ये काम हो गया है, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी ये होगी, इस वीक में वी आर एक्सपेक्टिंग एन इशू हियर, एक रिस्क है पॉसिबली, लेट्स से वो होता है, लेट्स सी वो होता है या नहीं होता, एंड सो ऑन। तो आप अपने लोगों को इन्फॉर्म रखते हो। अब ये इन्फॉर्म रखने के लिए मीटिंग्स करते हो, और वो मीटिंग्स इनफॉर्मल स्टैंड अप सेशंस भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ एक ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ।
वो क्या है कि जब आपकी स्पेशली जो एजाइल सॉफ्टवेयर है, सॉरी एजाइल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का मेथड है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अप्रोच है, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्प्रिंट्स या चेंज इवन के अंदर स्प्रिंट्स होती हैं, छोटे-छोटे आइटरेशंस होती हैं। वो 1 वीक की आइटरेशन होती हैं या 10 दिन की। इसके अंदर एक जनरल प्रैक्टिस आईटी वालों के पास ये है कि वो सुबह जब फर्स्ट वो शुरू करते हैं ना अपना वर्किंग डे, तो वहाँ पे एक उन्होंने एक ऐसी साइट या लोकेशन बनाई थी जहाँ पे बड़ा सा उनका नोटिस बोर्ड टाइप होता है या आप अदरवाइज बोर्ड बनाया होता है, उस पे उन्होंने उस दिन के एक्शन प्लान लिखे होते हैं कि आज हमने ये काम करना है, जिसको हम बैकलॉग भी कहते हैं, उस डे की बैकलॉग होती है। और वहाँ पे लोग खड़े होके सुबह सुबह जैसे एक मीटिंग करके खड़े खड़े ही और इनफॉर्मली कहते हैं ठीक है आज आप ये करेंगे, आज ये हो गया, कल हमने ये किया था और शाम तक ये कंप्लीट करना है एंड सो ऑन। तो ये भी आपका एक मीटिंग का फॉर्मेट हो सकता है और एक वो मीटिंग का फॉर्मेट भी है जो हमने प्रॉपर एजेंडा पॉइंट्स और उसकी तहत बनाया था, जो एक फॉर्मल मीटिंग होती है। अच्छा, इसके अंदर मीटिंग्स के अंदर चाहे वो स्टैंड अप हो चाहे दूसरी, हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रोजेक्ट के अपडेट्स, लेसन लर्न, अपकमिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। लेकिन प्रोजेक्ट अपडेट्स के बारे में क्या मुराद है? मैंने आपको कहा कि प्रोजेक्ट के ऊपर ना मीटिंग्स होती रही होती हैं। एक ये मैं 2-3 दफ़ा आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक है स्टेटस रिव्यू मीटिंग। अब ये जो प्रोजेक्ट्स का स्टेटस रिव्यू होता है, ये जनरली टॉप मैनेजमेंट को, स्पॉन्सर को, उन लोगों को जो टीम से बाहर हैं, एक्सटर्नल टू द टीम, आप उनको अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस बता रहे होते हो। लेकिन प्रोजेक्ट टीम के साथ जो आपकी प्रोजेक्ट टीम मीटिंग होती है, प्रोजेक्ट टीम मीटिंग्स, उन टीम मीटिंग्स के अंदर ना आप जनरली स्टेटस को नहीं डिस्कस करते। स्टेटस के लिए आप कहते हो कि यार वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट और ये जो पीएमआईएस और इस तरह की बातें, वहां पे ऑलरेडी लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। प्रोजेक्ट का स्टेटस उस तरह 100% हम वी डोंट वांट कि यार मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो है ना वो यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर्स का टीम मेंबर्स को आप डिसएंगेज करके उनको काम से निकाल के अपने पास लाए हो, तो फिर उसका प्रोग्रेस मीटिंग में आप सिर्फ एक बंदा खड़ा होकर के हमने ये कर लिया और वो उसी जगह काम कर रहे हैं और सबको पता है कि हमने ये कर लिया। सो वी डोंट वांट दैट। इनफैक्ट इसके अंदर हमारे जो मेजर चीजें होती हैं, हम लेसन लर्न, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग अपने इश्यूज बताते हैं, कोई रिस्क आते हैं, वो बता रहे होते हैं। अपडेट से मुराद यहाँ पे जो प्रोग्रेस अपडेट्स वो मेनली नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे कौन सी अपडेट्स हैं कि यार नेक्स्ट एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है आपकी, कौन कौन लोग जो है ना उन्हें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अब कि यार नेक्स्ट वीक हम ये करना है, तो ये एक्शन जो है वो शुरू कर दे। अच्छा, सो ये हमारे पास डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क के अंदर हम ये काम, सॉरी, ये इन मीटिंग्स के अंदर हम ये बातें डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, बट ओवरऑल अगर इसका डायरेक्ट मैनेज प्रोजेक्ट वर्क का फंक्शन आप समझे तो वो आपके ज़हन में वही है जो मैंने आपको कहा कि ओवरऑल प्रोजेक्ट को आपने एग्जीक्यूट इस जगह पे करना है और हर नॉलेज एरिया को सामने रख के करना है। सो अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये आपके सामने एक डायग्राम की शक्ल में आएगा कि ये मेरा डायरेक्ट मैनेज प्रोजेक्ट वर्क प्रोसेस है। प्रोजेक्ट प्लान्स जो हैं वो इसके इनपुट पे आते हैं, क्योंकि यही प्लान्स या बेस लाइन्स ही वो चीज़ें हैं जो हमने डिसाइड की हैं कि हमने वो काम ये करना है और इस तरह करना है, इन प्लान्स एंड बेसलाइन में लिखा हुआ है। नंबर 2, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो जो एक डायग्राम मैंने बताई थी कि अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट जो पहले से आपकी चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव होके आती हैं, उनको भी हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। तो ओरिजिनल प्लान्स प्लस उन प्लान्स के अंदर जो चेंजेस अप्रूव होके आई हैं वो, क्योंकि अब हम लेटेस्ट चेंजेस के मुताबिक इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये मेरे पास एज एन इनपुट आ जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरे पास काम जब होगा तो उसके नतीजे में क्या कुछ निकलेगा। एक तो ये कि आप काम करोगे तो आपके डिलिवरेबल्स बनेंगे। नंबर 2, आपका वर्क परफॉर्मेंस डाटा निकलेगा। नंबर 3, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जो इश्यूज आएंगे वो इशू लॉग अपडेट होगी। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। अच्छा, अब काम के नतीजे में यहाँ पे नई नई चेंज रिक्वेस्ट भी आ सकती है। आप समझते हो कि यार एक चीज़ गलत हो गई है, या आपको नया काम नई तरह से काम करने की ज़रूरत है, या कुछ और इम्प्रूवमेंट या रिक्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो वो आप चेंज रिक्वेस्ट यहाँ पे इनिशिएट करते हो। और दूसरी बात यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेड जो प्रीवियसली चेंजेस हैं जो यहाँ पे अप्रूव हुई हैं, वो चेंजेस आपने इस जगह पे अप्लाई की हैं कि यार पहले मैंने कहा था, लेट्स से पहले मैंने कहा था कि विंडो साइज जो है ना वो ये होगा, और अब मेरा जो नई चेंज यहाँ पे अप्रूव होके आई थी प्लान के अंदर ये था, ये साइज होगा, वो है कि जी विंडो साइज ही होगा। तो अब नेक्स्ट मैं ये देखूंगा कि यार ये जो प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अप्रूव चेंजेस हुई थी वो अब
इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये ना हो कि अनइम्प्लीमेंटेड उसी तरह पुराने प्लान पे काम हो रहा हो, तो मेरी जो इम्प्लीमेंटेड अप्रूव प्रीवियसली अप्रूव चेंजेस है वो भी यहाँ पे आएंगी। अच्छा, अब मेरे पास है क्या, नई न्यू चेंजेस, चेंज रिक्वेस्ट आ गया। और एक और बात जो अभी तक मैंने एक या आधी दफ़ा ये आपको एक्सप्लेन किया था, और अब मैं चाहता हूँ कि हम ओवरऑल, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं सारे नॉलेज को भी, अपने नॉलेज को भी और इन प्रोसेसेस को भी, आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग। आपने जगह-जगह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट तो देखे होंगे, ठीक है? इसके अलावा हम ज़रा वो आपको दैट मेक सेंस। इसकी जगह ना मॉनिटर एंड कंट्रोल के अंदर, अभी नहीं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर एक और अपडेट होता है। वो अपडेट मैं चाह रहा हूँ कि आपको आज यहीं पे बता दूँ वो क्या है। वो अपडेट ये है, उसके अंदर लिखा होता है प्रोजेक्ट, सॉरी, ओपीएस अपडेट। ये ओपीएस अपडेट से क्या मुराद है? ओपीएस अपडेट से मुराद ये है कि यार, मैं इसकी 1-2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर एक पॉलिसी बनी हुई है, लेट्स से, और वो पॉलिसी ये है कि यार, कोई भी मैनेजर जो है, वो 5000 से ऊपर या 10,000 से ऊपर या 15,000 से ऊपर बिल जो है वो अप्रूव नहीं कर सकता। 15,000 से ज़्यादा कोई एक्सपेंस होगा तो उसे परमिशन, सॉरी, ये 15,000 ही बहुत ही कम हो गया। इसको आप 5 लाख कर लीजिए। 5 लाख से ऊपर कोई भी मैनेजर जो है वो खुद से इतना बड़ा फंड एक्सपेंस नहीं कर सकता, उसके लिए उसे एक अप्रूवल चाहिए। और लेट्स से मैं कहता हूँ वो डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, स्पेशल अप्रूवल चाहिए। अच्छा, अब प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है ये पॉलिसी, जब हम अपना कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बना रहे थे या हम अपने एक्सपेंसेस का प्लान बना रहे थे, वहाँ पे ओपीएस के अंदर हमने ये पॉलिसी देखी। और उस पॉलिसी के मुताबिक हमने ये सोचा कि यार ठीक है, हम भी, स्पॉन्सर से हमारी बात हुई तो स्पॉन्सर ने कहा कि ये वाला कानून आप पर भी लागू होता है। तो अब नॉर्मल ठीक है, ओवरऑल बजट तो मैंने अप्रूव कर दिया, लेकिन जब भी आप थोड़ा बड़ा खर्चा करने लगे तो मेरे से लाजमी पूछिएगा इस पॉलिसी के मुताबिक। और ये चीज़ हमने प्लान के अंदर डाल दी। नाउ वी, ड्यूरिंग दिस वर्क, वो काम, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए हमें एहसास हुआ कि यार, ये मेरा प्रोजेक्ट जिस साइज का है ना, तो ये हर दूसरे दिन मुझे 5 लाख लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है? और मुझे बार बार स्पॉन्सर को चेंजेस करनी चाहिए। तो मैं एक चीज सोचता हूँ कि यार, इससे ना एफिशिएंसी इफेक्ट हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार, एक प्रपोजल बनाता हूँ और सजेस्ट करता हूँ कि यार, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के अंदर एक चेंज लाई जाए। और उस चेंज के अंदर ना, मतलब मैं कोई भी चीज़ बता सकता हूँ, रिकमेंड कर सकता हूँ। एक एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को जब आप ओवरऑल बजट अप्रूव कर देते हो, तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को इस अप्रूवल से एग्जम्प्ट कर दिया जाए, सो दैट ये काम एफिशिएंटली हो। या वो ये कहें कि यार, आप कोई एक खास लिमिट साइज जो है ना प्रोजेक्ट का डिसाइड कर लें, कि अगर प्रोजेक्ट का बजट इससे छोटा हो तो फिर तो आप ठीक है अप्रूवल लें, लेकिन अगर प्रोजेक्ट साइज बहुत बड़ा हो तो फिर आप एक स्पेशल प्रोसीजर बना दें सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका बजट बहुत बड़ा है। कोई भी अमाउंट आप तय कर लें, तो उनको आप, उन प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अलाउ कर दें कि वो अपना ये काम खुद ही करें, उनको बार बार परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये आपने ओपीएस के अंदर एक चीज चेंज रिकमेंड की है। इसी तरह फॉर एग्जांपल, पॉलिसीज के अंदर ये लिखा हुआ था कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी प्रोक्योरमेंट्स करेंगे, वो प्रोक्योरमेंट्स के लिए ये लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हुए हैं, ये वाले वेंडर्स शॉर्ट लिस्ट हुए हुए हैं, इन्हीं से आपने वो करवानी है, मतलब इन्हीं से प्रोक्योरमेंट करनी है। अब मेरा प्रोजेक्ट इस नेचर का है कि ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, इनके पास वो चीज़ें ही नहीं है, इनके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है? या वो चीज़ें ये सप्लाई नहीं करते हैं। तो अब ज़ाहिर है मुझे इस पॉलिसी, ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन की पॉलिसी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान नहीं है, ये ऑर्गेनाइज़ेशन की पॉलिसी है कि आपने प्री क्वालिफाइड वेंडर्स जो हैं, या प्री अप्रूव्ड जो लिस्ट ऑफ वेंडर्स हैं, सिर्फ़ इन्हीं से आपने काम लेना है। तो मुझे इस पॉलिसी से मेरा प्रोजेक्ट इफेक्ट हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार, ये प्रोजेक्ट जो है ना, इस पॉलिसी के अंदर ये चेंज कर ली जाए। इसके अलावा और कोई भी प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड आपको नज़र आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि यार, ये काम इस तरह से अगर हो तो ज़्यादा बेहतर और एफिशिएंट हो जाएगा। तो आपने एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर ओपीएस के अंदर वो चेंजेस रिकमेंड करनी है। अच्छा जी, अब आउटपुट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। क्या-क्या होगा? इश्यू लॉग, डब्ल्यूपीडी, चेंज रिक्वेस्ट, डिलिवरेबल्स एंड सो ऑन। अच्छा जी, सो ये डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे खत्म हुआ। अगला हमारा प्रोसेस है मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज, एंड मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी फेमिलियर विद दिस प्रोसेस, क्योंकि ये अभी 6th एडिशन में ऐड हुआ था आज से 2 साल पहले। तो आप लोगों का, मेरा ये ख्याल है कि डिग्री जो है वो, जिन लोगों ने एमएस किया हुआ है वो इससे पहले की है। बेसिकली
ये प्रोसेस ऐड हो गया है। लेकिन अभी देखिए एग्जाम का जो कंटेंट है, जो एग्जाम का पैटर्न है वो वही पुराना चल रहा है। तो उसमें इस प्रोसेस का बाय नेम एज सच तज़किरा नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस पहले भी होता ज़रूर था, ये अलग से नहीं था। मसलन लेसन लर्न रजिस्टर ये शुरू से है। आपको वो शुरू से एक चीज़ ये भी कह रहे हैं कि यार आप पुराने प्रोजेक्ट्स का इंफॉर्मेशन ज़रूर चेक करें, पुराने लेसन लर्न्ड ज़रूर कंसल्ट करें, जिनको हम ओपीएस में कह रहे थे। पुराने प्रोजेक्ट पे क्या हुआ, उनका जो डाटा है या इंफॉर्मेशन है वो भी देखें। सो पहले ये प्रोसेस जो है वो आप कह लें कि ये सारे काम हो ज़रूर रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई अलग से प्रोसेस डिफाइन नहीं था। अब इस एडिशन में, 6th एडिशन में पीएमआई ने ये प्रोसेस के तौर पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो वो जो बातें अभी तक हम करते रहे हैं लेसन लर्न के बारे में, पुराने ओपीएस को कंसल्ट करने के बारे में, वही बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर है। हाँ, 2 नई टर्म्स आपको यहाँ पे ज़रूर आएगी, नज़र आएँगी। नॉलेज की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, एक को टेसिट नॉलेज कहते हैं, एक को एक्सप्लिसिट नॉलेज कहते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन इसके बारे में कोई क्वेश्चन एज़ सच ना इसको अलग से कोई इतने ज़्यादा नहीं आते। अच्छा, सो वी आई जस्ट टोल्ड यू सम टाइम बैक अभी आज के लेक्चर में कि यार प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है और उस नॉलेज को आपका मैनेज करना प्रॉपर्ली, वो अगर ठीक नहीं से मैनेज नहीं होता तो फिर आपके पास या तो वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन टाइमली आती नहीं है, या आती है तो आपको पता ही नहीं होता कि यार वो मैंने चेक भी करनी थी, या आप उसका भरपूर फायदा नहीं उठा सकते। सो अगर मैं और इसी तरह आप उसको उस इंफॉर्मेशन या नॉलेज को दूसरों तक नहीं डिसिमिनेट करते। आई वुड लाइक कि मेरे प्रोजेक्ट पे कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसके तहत मैं पुराने प्रोजेक्ट्स का नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकूं। उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है वो भी हर वक्त मेरे पास आए। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बातें सारी की है। और इसी तरह फिर मैं अपने प्रोजेक्ट का जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी बताऊं जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन में करंटली हो रहे हैं, ओपीएस के अंदर भी उनको अपडेट करूं ताकि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर हो, एज वेल एज मेरे अपने स्टेक होल्डर्स जो टीम मेंबर्स जो इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं उनको भी ये चीजें पता चले। ठीक है, सो ये है ब्रॉडर इस जो प्रोसेस का स्कोप। इस प्रोसेस को के अंदर क्या कुछ कवर होता है वो यही है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं इसको। और मैंने आपको कहा कि यार यहाँ पे जो बातें मैंने की कि मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज जो है ये प्रोवाइड करता है अ मींस टू टेक एडवांटेज ऑफ द नॉलेज द ऑर्गेनाइजेशन हैज अक्यूमुलेटेड ओवर टाइम। वो जो मैंने कहा ओपीएस, पुराने नॉलेज जो बेस है उसका पास सिमिलर प्रोजेक्ट्स का वो नॉलेज आपके लिए यहाँ पे, मतलब इस नॉलेज के थ्रू आप उसको करते हो और ये आप पहले भी इस प्रोसेस के ना होते हुए भी आप कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा हमने ये कहा कि जो हमारा नॉलेज है हमारे प्रोजेक्ट का, वी वुड लाइक कि हम उस नॉलेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज बेस में उसको कंट्रीब्यूट करें और उसमें इसमें इजाफा करें। ठीक है, और इसमें ऑब्वियसली जो चीज़ें मैंने अच्छी की, जो नए प्रोसेसेस हमने इस्टेब्लिश किए, कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर हुई, कौन सी गलतियां हुई वगैरह वगैरह, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन इसके अंदर ना एक छोटी सी हिच है, और वो ये कि हमें लेसन लर्न के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने आपको शायद पहले भी, शायद नहीं, यकीनन पहले बहुत दफ़ा बताया हुआ है। एक ये कि व्हाट वेंट राइट, हमने क्या नए प्रोसेसेस किए, बड़े कामयाब रहे। हमने इस दफ़ा यार इस चीज़ को इस तरह किया तो आप लोग भी आइंदा करें, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। इट इज़ वेरी यूज़फुल। हमने ये एक ख़ास टेम्पलेट जनरेट किया है और ये टेम्पलेट आप लाज़मी यूज़ करें, बहुत अच्छा बना हुआ है, एंड सो ऑन। दूसरा ये होता है कि मैं ये कहता हूँ कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग। अब ये जो व्हाट वेंट रॉन्ग है ना, इसके अंदर आपको अपनी गलतियों का एतराफ़ करना पड़ता है। दैट मीन्स मेरा एक टीम मेंबर है, उसने वो मुझे आके बताया कि सर एक्चुअली मेरे से फलाँ चीज़ ओवरलुक हो गई थी। मैं एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर फलाँ चीज़ मुझसे गलत हो गई थी। ये वाली जो चीज़ है ना, इसकी वजह से ये कहना तो बड़ा आसान है कि हम अपना नॉलेज बेस और लेसन लर्न लिखेंगे, लेकिन होता ये है कि लोग रिलक्टेंट होते हैं, दे डोंट शेयर देयर बैड एक्सपीरियंसेस। और इसके लिए इस इस प्रोसेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है कि लोग आप पे ट्रस्ट करें और वो आपसे इंफॉर्मेशन, चाहे नॉलेज, वो चाहे
उनकी गलती ही क्यों ना हो, वो ओपनली शेयर कर सके। डोंट डिस्करेज देम कि वो अपनी गलतियों को छुपाना शुरू कर दें। डोंट स्टार्ट जजिंग देम। ठीक है, ये हमारा एक टीम वर्क है, हमें एक काम करना है, उसमें कुछ गलतियां मुझसे होंगी, कुछ टीम मेंबर से होंगी, दैट्स फाइन। ठीक है, उनको इनकरेज करें कि यार वो जो गलतियां हुई वो आपके पास लेके आए। यू नीड टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी ये क्लास ये सॉरी 1 मिनट रह गया है, अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स रिकनेक्ट और इससे आगे हम जो है ना अगले उस पर पार्ट में बढ़ते हैं।